गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, पिछली क्लास मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल बताया था। इस बार संविधान के तंत्र की विफलता आर्टिकल 356। अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 356 का एक पार्ट हमने आपको संघीय शासन में ही बता रखा है, और यहाँ पे हम उस वाले पार्ट को छोड़ रहेंगे। यानी सार्वभौमिक केस, अगर आपको याद होगा तो हमने संघीय शासन में इस बात को बताया था, लेकिन कुछ फैक्ट हमने यहाँ पे वहाँ नहीं बताया था, जो मैं आपको बता दूँ। तो आर्टिकल 356 यानी संविधान के तंत्र की विफलता, द फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो बच्चों, संविधान की तंत्र की विफलता का मतलब ये है कि जब संविधान के हिसाब से शासन न चले, और सार्वभौमिक केस में बात कह रखी गई है, यानी जब 6 महीने के भीतर विधानसभा की बैठक न हो पाए तब संविधान के तंत्र की विफलता मानी जाएगी। यदि किसी का विधानसभा में बहुमत न हो फिर भी सरकार बनाने की जिद करे तो ये संविधान के तंत्र की विफलता मानी जाएगी। लेकिन संदेश खाली जैसे जगहों पर हिंसा हो जाना, ये संविधान के तंत्र की विफलता नहीं है, ये प्रशासन के तंत्र की विफलता है। भ्रष्टाचार, करप्शन प्रशासन के तंत्र की विफलता है। इसलिए बच्चों, जब आप संविधान के तंत्र की विफलता की बात करते हो तो आर्टिकल 356, और कमाल की बात है इसे आपातकाल के अर्थ में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसे क्या कहा गया है, संविधान में है संविधान के तंत्र की विफलता, और व्यवहार में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है। प्रेसिडेंट रूल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है। अपितु संविधान में क्या है, संविधान के तंत्र की विफलता। लोकप्रिय तौर पर इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है कि जब कहीं अनुच्छेद 356 लगेगा तो बच्चों उसका परिणाम क्या होगा, जैसे अनुच्छेद 356 का प्रयोग होगा तो वहां पर विधानसभा भंग कर दी जाएगी, और विधानसभा भंग होगी तो मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। लॉजिकल बात है। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब है तो राज्य का शासन कैसे चलेगा। अब जब मुख्यमंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद नहीं है, तो राज्य का शासन चलाने का सारा दायित्व किसके हाथ में होगा, राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति राज्य का सारा शासन चलाएगा। और बच्चों, अगर राष्ट्रपति राज्य का सारा शासन चलाएगा तो विधि के निर्माण, प्रशासन के संचालन, कई सभी दायित्व राष्ट्रपति दे देगा जिसे वो चाहे। राष्ट्रपति किसी के हाथ में दे सकता है जिसे वो चाहे। इसका सीधा मतलब है, तभी से लोकप्रिय रूप में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति ये काम किसको दे देगा, विधि के निर्माण काम संसद को दे देगा, अध्यादेश जारी करने काम स्वयं रख लेगा। क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन है, संविधान का तंत्र विफल, इसका मतलब है कि वहां पे जो प्रशासन है वो काम नहीं कर पा रहा है। अब ये बात ध्यान में रखने की है कि अनुच्छेद जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो विधानसभा विघटित नहीं होती। यहाँ तक कि वित्तीय आपातकाल लगता है तभी विधानसभा विघटित नहीं होती। लेकिन 356 का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि शासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है। और दोस्तों, हमारे संविधान सबसे बड़ी विधि है, संविधान के हिसाब से शासन चलना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि 6 महीने के भीतर विधानसभा की बैठक ही ना हो। अब मान लो विधानसभा बजट पारित न करवा पाए और हम ये कहें, जो विधानसभा बजट पारित न करवा पाए और हम ये कह दें कि शासन ठीक तरीके से चल रहा है, तो ये बात तो स्वीकार योग्य नहीं है।
बहुत ठंडा है, थोड़ा सा मिला दो। तो आप याद रखना बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि भाई संविधान के हिसाब से शासन चलना चाहिए। लेकिन अगर इसलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहा गया क्योंकि जब मंत्रिपरिषद और विधानसभा नहीं रहेगी उस समय फिर बच्चों राज्य के लिए विधि का निर्माण कौन करेगा? संसद। राज्य के लिए विधि का निर्माण कौन करेगी? संसद करेगी। उस समय राज्य के लिए अध्यादेश कौन जारी करेगा? संसद। उस समय राज्य का बजट कौन पारित करेगा? संसद। अध्यादेश जारी करना, विधि का निर्माण करना, उस समय राज्य का बजट संसद के द्वारा पारित होगा। संसद द्वारा पारित होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति 356 का प्रयोग करेगा, अगर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर सकता है तो कार्यकाल कितना होगा, संसद का नियंत्रण कैसे होगा, यही तो मुद्दा बचता है। इसलिए बच्चों जैसे ही 356 लगता है यहाँ पर भी राज्य की शक्ति खत्म हो जाती है। इसका मतलब है ये भी एक तरीका है जब भारत का शासन एकात्मक रूप में काम करने लगता है। यानी अब जरा सोच के देखो, अगर राज्य की विधि का निर्माण संसद ही करे, अध्यादेश राज्य का राष्ट्रपति जारी करे, इसका मतलब बच्चों फिर 7वीं अनुसूची का डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है? इसे संघवाद आपने पहले पढ़ रखा है, एक चीज दूसरे जुड़ती है, यही मेंस का मेन पार्ट है। यानी जब भी आप ये बात करते हो तो एक चीज दूसरे जुड़ जाएगी। इसलिए ये बात कही जाती है कि संघीय शासन में अपने आप राज्य का स्वायत्त अस्तित्व होता है, राज्य का बराबरी वाला अस्तित्व होता है। यहाँ तो राज्य का विनाशी हो जाएगा, यहाँ तो राज्य का सफाया हो जाएगा। इसलिए ये अपने आप में थोड़ा सा संघवाद के खिलाफ है। और दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों ये स्वाभाविक रूप में ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन इसका मिसयूज बहुत हो गया। देखो बच्चों 356 हमारे संविधान में किसी आर्टिकल की समस्या नहीं, उसके मिसयूज की समस्या है। तो 356 का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? पेप्सू में। 356 का पहला प्रयोग पेप्सू। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, जो देसी रियासत था, अब नहीं रहा क्योंकि 1956 के बाद राज्य का पुनर्गठन हो गया। तो पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन का शॉर्ट फॉर्म है पेप्सू। पेप्सी नहीं बच्चों, पेप्सू में पहला प्रयोग था, लेकिन केरल में आलोचना की गई। ये प्रयोग था, दुरुपयोग नहीं था। केरल में पहला दुरुपयोग हुआ था 1957। उसके बाद तो दोस्तों 356 का प्रयोग थोके भाव हुआ। और केरल में उस समय ईएमएस नमूदिरीपाद की सरकार थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो उस समय जो 356 का प्रयोग हुआ वो पहला मिसयूज था। उसके बाद तो बड़ा दुरुपयोग हुआ। 356 आर्टिकल मिसयूज, मोस्ट मिसयूज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सबसे ज्यादा संविधान के किसी भाग का दुरुपयोग हुआ है तो आर्टिकल 356 ही है। बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है, बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग हुआ है। इस वजह से बच्चों आप देखोगे कि हमारे यहाँ 356 का बहुत मिसयूज हुआ है। लेकिन मिसयूज कैसे रोका जाए, इसलिए सरकारी कमीशन ने बात कही है, उच्चतम न्यायालय ने सार्वभौमिक निर्णय दिया है। आज की डेट में मिसयूज थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज की डेट में मिसयूज नहीं किया सकता बच्चों। लेकिन इसके लिए बाकी प्रावधान क्या है? तो 356 का अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है? बच्चों 356 की अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष की है। और ये भी 44वें संविधान संशोधन से किया गया। नहीं जरा देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की तो कोई अधिकतम 352 की कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है, 360 की अधिकतम समय सीमा नहीं है। तो इसकी अधिकतम सीमा क्यों की गई?
क्योंकि मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हुआ और ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ और इसके साथ ये भी लिख दिया गया कि अगर राष्ट्रपति शासन को 3 साल तक बढ़ाना है, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक बढ़ाना है, तब भी 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाना है, अब 1 वर्ष से ज़्यादा का बाद 3 वर्ष, तो 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, देश के किसी भाग में अथवा समूचे राष्ट्र में देश किसी भाग में अथवा समूचे राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। देश के किसी भाग में अथवा समूचे राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है। और दूसरी साथ साथ होनी चाहिए, अथवा नहीं, दूसरी कंडीशन भी साथ साथ होनी चाहिए कि निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि फिलहाल इस परिस्थिति में निर्वाचन करना संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोजन में असमर्थता व्यक्त कर दे। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोजित करने में असमर्थता व्यक्त कर दे। अब बच्चों, ये ऐसा बड़ा, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए। बहुत लॉजिकल सी बात है। निर्वाचन कराना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। तो अगर मान लो अगर इसका मतलब हो गया अगर राष्ट्रीय आपातकाल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि भाई निर्वाचन हम करा लेंगे, तब तो 1 साल से 3 साल आप नहीं बढ़ा सकते, अधिकतम में 3 साल। ये सारे प्रावधान किए गए, फिर हम आपको रिपीट करें, 44वें संविधान संशोधन के बाद, उसके पहले नहीं। लेकिन इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन तभी कहेगा जब ऐसी परिस्थितियां होगी, तो दोनों शर्तें साथ साथ होनी चाहिए, तभी आपातकाल को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी बात ये भी 44 में कर दी गई कि ठीक 352 की तरह कि अगर मान लो कि 1 साल है या 1 साल तक लेना है, फिर 3 साल तक बढ़ाना है, यानी 1 साल लागू करने में तो कोई समस्या नहीं है। 1 साल से ज़्यादा बढ़ाने में तब ये 2 कंडीशन चाहिए। 1 साल के लिए प्रॉब्लम है ही नहीं है, लेकिन जो 1 साल बढ़ाया जाएगा तो कैसे बढ़ेगा ये, इसके लिए ये भी कह दिया गया है 6-6 महीने के लिए संसद का अनुमोदन चाहिए। 6-6 महीने के लिए ये राष्ट्रपति शासन बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए सामान्य बहुमत चाहिए। संसद का सामान्य बहुमत चाहिए। 6-6 महीने कौन बढ़ाएगा? संसद। और संसद को कौन सा बहुमत चाहिए? सामान्य। तो संसद का सामान्य बहुमत चाहिए और सामान्य बहुमत से 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ बातें यहाँ 352 जैसी हैं, कुछ बातें अलग है। 352 में लिखा हुआ 6-6 महीने बढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ विशेष बहुमत की बात है। यहाँ किसकी बात है? सामान्य बहुमत। तो सामान्य बहुमत की आवश्यकता है और 6-6 महीने बढ़ाया जा सकता है। और बात ध्यान रखने की है बच्चों कि ये 2 कंडीशन पूरा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो हमारे संविधान निर्माता के कितने होशियार थे, मैं ज़्यादातर चीज़ों पर समय सीमा का प्रतिबंध नहीं लगाया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाह के भी समय सीमा को नहीं, बाहरी बाधाएं ऐसी आ जाती हैं। अभी अब देखो बच्चों से क्लासरूम के लिए बाहरी बाधा आ गई है, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। ऐसे देश के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, तो हम कुछ कर ही नहीं पाते इसमें। इसलिए ऐसा किया गया है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो 6-6 महीने तक का बढ़ाया जाएगा, सामान्य बहुमत होगा। लेकिन पंजाब में मामला फंस गया। आप जानते हो जो संविधान में लिख दिया गया उसके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। पंजाब में आपातकाल, ये राष्ट्रपति शासन को, क्योंकि वहाँ जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, बड़ा सिख विरोधी दंगा हो गया और वहाँ पे एक लंबा दौर चला मिलिटेंसी का।
इसके कारण पंजाब में राष्ट्रपति शासन 5 साल तक बढ़ाना पड़ा। आप देखो जरा, सोचो बच्चों, उसी के लिए स्पेशली हमें अमेंडमेंट करना पड़ा 59। इसलिए संविधान बड़ा होने पर एक बड़ी समस्या है। 59वां संविधान संशोधन केवल इसलिए करना पड़ा कि ये बात बताने के लिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन 5 साल तक चला, क्योंकि जो संविधान में लिख दिया, अगर संविधान में लिख दिया कि 3 साल, तो 3 साल एक दिन नहीं हो सकता बच्चों। यही तो संविधान सर्वोच्च विधि है। और अगर उसके खिलाफ आप जाना चाहते हैं तो आपको संविधान बदलना ही पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता। इसलिए इसलिए बच्चों ऐसी बात रखी गई कि 59th अमेंडमेंट। अब सवाल है, संसद का कंट्रोल कैसे होगा इस पर, संसद का नियंत्रण कैसे होगा? तो बच्चों, राष्ट्रपति शासन पर संसद का नियंत्रण। अब राष्ट्रपति शासन पर संसद का नियंत्रण कैसे होगा? तो संसद का नियंत्रण स्पष्ट रूप में है। कैसे होगा? जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा, राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा सामान्य बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 महीने के भीतर इसका अनुमोदन होना चाहिए। जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदन अगर इसका सामान्य बहुमत से अनुमोदन न करें, अगर इसका सामान्य बहुमत से अनुमोदन न करें तो ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखो, कई बार व्यवहारिक रूप में बोमई केस आने से पहले 356 लगाने की सीधा बात क्या हो जाता था, हम विधानसभा भंग कर देते थे। जबकि नियम संविधान ही कहता है 356 लगाने के 2 महीने के भीतर, जब तक संसद प्रस्ताव अनुमोदन न करे तब तक विधानसभा भंग मत करो, क्योंकि हो सकता है वैकल्पिक सरकार बन जाए। लेकिन ये बड़ा मिसयूज होता था। जबकि संविधान में लिखा गया 2 महीने के भीतर, यानी राष्ट्रपति शासन लागू होने पर मंत्रिपरिषद तुरंत खत्म हो जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। विधानसभा भंग होने के लिए ये अपने आप में शर्त ये है कि 2 महीने के भीतर संसद इसे अनुमोदन कर दे तो विधानसभा भंग हो जाएगी, और 2 महीने के भीतर संसद अनुमोदन न करे तो राष्ट्रपति शासन लागू नहीं माना जाएगा। अंतिमतः संसद के शासन में कार्यपालिका पर निश्चित तौर पर नियंत्रण किसका होता है? संसद का। यही बात आप देखोगे 352 में, यही बात सामान्य बहुमत नहीं है, विशेष बहुमत है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन उसके लिए किया गया था। अब दूसरा मुद्दा बिल्कुल 352 जैसा है, लेकिन यदि राष्ट्रपति शासन लागू होते लोकसभा भंग हो जाए, होते ही लोकसभा भंग हो जाए, तो क्या होगा? तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा सामान्य बहुमत से राज्यसभा सामान्य बहुमत से इसका अनुमोदन करे।
तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा सामान्य बहुमत से इसका अनुमोदन कर दे और पुनर्गठित लोकसभा 30 दिन के भीतर, बिल्कुल 2 महीने के भीतर राज्यसभा कर दे, और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो पुनर्गठित लोकसभा अपनी पहली बैठक के 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन करे। देखिए, सामान्य बहुमत, हर जगह सामान्य बहुमत है। आपने कंपेरिजन किया होगा तो 352 में क्या है, 1 महीना था, 1 महीना 30 दिन, यहाँ 2 महीने 30 दिन है। ये नियंत्रण है, यानी संसद का नियंत्रण रखा गया है। बस ये बात है सामान्य बहुमत से। तो ये 356 का प्रयोग है जो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ। इसके मिसयूज़ को रोकने में एसआर बोमई की इसकी बड़ी भूमिका है। उसके अलावा भाई अब देखो, इस समय एक चेंज किया गया। अब मान लो कि आज की डेट में गठबंधन सरकार आ गई, एनडीए की सरकार है। इसे एनडीए की सरकार अगर है तो आप याद रखना बच्चों, 356 लागू करने में फिर पसीने छूट जाएंगे। ऐसी कंडीशन में संघ सरकार 356 लागू नहीं कर सकती, इतना फर्क होता है। लेकिन अब किसी एक दल का बहुमत होता तो कहीं भी 356 लग जाता। यद्यपि उच्चतम न्यायालय के बोमई केस के निर्णय से भी चीजें लगभग समाप्त हैं। इसे कहा भी गया है कि 1990 के बाद आप देखोगे जैसे गठबंधन सरकार आई पहला, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया दूसरा, 356 के प्रयोग पर अपने आप में बड़ा प्रतिबंध लग गया। तो कहा भी जाता है कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक ही होता है। 356 के दुरुपयोग पर कितनी बातें सरकारी कमीशन ने कही, मुंशी कमीशन ने कही, कहाँ रुक पाया। अगली बात है, अब जो मामला लास्ट में है, इसलिए अगर आप कहोगे 356 खत्म कर दिया जाए तो उत्तर है नहीं बच्चों। 356 खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं किसी राज्य में किसी दल को बहुमत न मिले। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधान का उल्लंघन कर दे। तो ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन अगली बात है वित्तीय आपातकाल। अंतिम भाग 18 में जो अंतिम बात है वो है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसी के साथ फिर वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसी के साथ राष्ट्रपति की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो वित्तीय आपातकाल का मतलब बच्चों ये सीधी सी बात है, कुछ बातें 356 की है, कुछ बात 360 की। वित्तीय आपातकाल सबसे सरल है क्योंकि इसका प्रयोग कभी हुआ नहीं, और जब इसका प्रयोग हुआ नहीं तो इसमें मिसयूज के चांस ही नहीं है, और मिसयूज के चांस नहीं है तो इसका अपने आप में बड़ा सिंपलेस्ट रूप है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का रूप है। यानी वित्तीय आपातकाल तो घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति काम करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे। अभी बात बार बार लिखी नहीं गई है लेकिन ऑटोमेटिक इसका मतलब यही है, घोषणा राष्ट्रपति करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पे। यहाँ लिखित वगैरह जैसी सलाह कोई बात नहीं है जैसा 352 में है। अब आप एक ग्राफ बना कंपैरिजन भी कर सकते हो, लेकिन जो बात ध्यान में रखने की है कि राष्ट्रपति किन आधारों पर 356 लागू करेगा, किन आधारों पर लागू करेगा। पहला, देश के किसी एक भाग का या समूचे राष्ट्र का वित्तीय स्थायित्व संकट में है। देयर इज अ क्राइसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर वित्तीय स्थायित्व संकट में है, अथवा दूसरा वित्तीय साख पर खतरा है। इन दोनों के मतलब मैंने आपको पहले बता रखे हैं जब शुरू में इंट्रोड्यूस कर रहे थे आपातकाल, तभी मैंने आपको बता दिया था। या तो देश का वित्तीय स्थायित्व संकट में है या वित्तीय साख पर खतरा है।
तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, तो फिर वित्तीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। इसका मतलब है वित्तीय आपातकाल लगेगा, और वित्तीय आपातकाल जब लगेगा तो इसका प्रभाव कैसा होगा? इसका मूल प्रभाव दोस्तों वित्तीय ही होगा। भाई राज्य की विधानसभा बनी रहेगी, जब देश या राष्ट्र की आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो विधानसभा के भंग होने का मुख्यमंत्री की जाने कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा? इसका संघ पर प्रभाव क्या होगा? मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होगा। 356 का 360 का मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन बच्चों, मूल अधिकार ही लेकर क्या करें जब एटीएम ही गड़बड़ा जाएगा? क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव संघ पर है। संघ पर प्रभाव कैसा है? इसका प्रभाव संघीय शासन पर होगा बच्चों। और संघीय शासन पर कैसा होगा? अब देखो, केंद्र सरकार के द्वारा संघ सरकार के द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी, केंद्रीय करों का डिवीजन रुक जाएगा, संघ सरकार के द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता समाप्त हो जाएगी, केंद्रीय करों का डिवीजन रुक जाएगा। इसका मतलब है अरुणाचल जैसे, नागालैंड जैसे राज्य तो हाय तौबा मचा देंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा पैसा संघ सरकार से ही जाता है। इस जैसे वित्तीय आपातकाल लगेगा तो उसमें क्या होगा बच्चों? क्या होगा? संघ द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान समाप्त हो जाएगा। संघ द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय करों में से राज्यों का हिस्सा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? राज्य के बजट को, राज्य द्वारा पारित बजट राज्य द्वारा पारित बजट विधानसभा के विचार के लिए, राज्य द्वारा पारित बजट राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, आरक्षित किया जा सकता है, और इतना ही नहीं, संघ सरकारी राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती संभव है। राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती संभव है। बस उसमें ये लिख दिया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी काटे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते काटे जा सकते हैं दोस्तों। इसे 100 सुनार के नेक लुहार की। जब कह दिया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते काटे जा सकते हैं, फिर तो किसी काटे जा सकते हैं, फिर तो पूछने की बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि वित्तीय रूप में संघ सरकार प्रभावशाली हो जाएगा, राज्य की स्वायत्ता खतरे में पड़ जाएगी। राज्य की स्वायत्ता खतरे में, क्या आपको खतरे में पहले से है? और इसलिए आप देखोगे दोस्तों, तो राज्य के पास अपना पैसा ही नहीं रहेगा। तो आप जरा सोच के देखो, अभी तो हाल ये है कि राज्य के पास जो पैसा है उससे मामला चल नहीं पा रहा है। इसलिए कई राज्य तो संघ पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है।
कई राज्य नागालैंड, पूर्वोत्तर के राज्य कश्मीर, तो अब समझ लो सारे परियोजनाएं खत्म हो जाएंगी। कई राज्य तो अपने कर्मचारी को वेतन भत्ता दे पाएंगे, ये भी मुश्किल है, कटौती के बाद भी कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए बच्चों एक बात खास याद रखना, वित्तीय आपातकाल से सीधा आम जनता पे फर्क पड़ेगा। वित्तीय आपातकाल का प्रभाव सीधा आम जनता पर होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जबकि बाकी आपातकाल का प्रभाव देखो, अगर 356 हो जाए, 352 हो जाए, तो इससे आम जनता पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ये लगेगा तो सीधा इसका प्रभाव आम जनता पर हो जाएगा। इसलिए बच्चों ये अपने आप में चैलेंजिंग है, ये अपने आप में खतरनाक है, ये अपने आप में चैलेंजिंग खतरनाक है। इसलिए अपने आप में ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वित्तीय आपातकाल लगाओगे, राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते में कटौती हो, उसका प्राइमरी टीचर के वेतन भत्ते कटेंगे। और दोस्तों टीचर, और आपने टीचर के वेतन भत्ते काट ले, फिर तो सोचो क्या हंगामा होगा। यहाँ तो कई बार अभी लोग नाराज होते हैं, भाई वेतन भत्ता बढ़ाया नहीं, बढ़ाया नहीं। यानी पहले मांग है नौकरी मिलनी चाहिए। अब नौकरी मिल जानी चाहिए तो पेमेंट बढ़ जाना चाहिए, पेमेंट बढ़ जाना चाहिए, फिर प्रमोशन होना चाहिए। हजारों ख्वाहिश ये ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दिल निकले, ये बच्चे मानव स्वभाव है। इसलिए आज तक 360 का कभी प्रयोग हुआ ही नहीं। जरा से वो कोविड डिमोनेटाइजेशन के समय, विमुद्रीकरण के समय बाकायदा, विमुद्रीकरण के समय क्या था, बाकायदा बच्चों ये सब प्लान था कि किस तरीके से पैसा दिया जाएगा। बस एक मामला गड़बड़ा गया कि भाई लोगों का पैसा था बैंक में जमा था, उसके बाद लोग हाय तौबा मचाए हुए थे। क्या साइड दिख गया बच्चों को। तो बच्चों अब जरा देखो, फिर वही बस कैसे इसका कार्यकाल होगा, ये तो प्रभाव है। मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं होगा, विधानसभा बनी रहेगी, मंत्रिपरिषद बना रहेगा, मुख्यमंत्री बना रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद बन करेगा क्या, बजट पारित कर नहीं पाएगा, पैसा है नहीं, विधि का। इसलिए तब बच्चों को पता चलता है कि सबसे बड़ी स्वायत्ता फाइनेंशियल होती है। अगर आपको फाइनेंशियल स्वायत्ता नहीं है तो बाकी सब स्वायत्ता कहने को है, उसका कोई फर्क दिखता नहीं है, उसका कोई फर्क व्यवहार में दिख नहीं पाएगा। अब इसके बाद आप बच्चों आओगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, यानी इस पे संसद का नियंत्रण कैसा होता है, इसके कार्यकाल कितने हैं, कितने साल तक चल सकता है। इसमें बड़ा सिंपल मामला है ये। तो आगे बढ़े, लिख लिया होगा बच्चों ने। अब देखो बच्चों, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी का समय सीमा कितनी होगी। वित्तीय आपातकाल की समय सीमा अनिश्चित काल तक होगी। वित्तीय आपातकाल की समय सीमा इनडेफिनेट पीरियड तक होगी, अनिश्चित काल तक। इसका मतलब है एक साल, 2 साल, 3 साल, ये वाला मामला ही नहीं है। अरे ऐसे ही दोस्तों, पहले 352 था, 300, यानी आज के टाइम में जैसा 360 है वैसे 352, 356 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद सारे चेंज आए हैं। इसलिए अगर कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी चेंज 362 और 356 और 352 में आए, ये सब 44th अमेंडमेंट का परिणाम है। दूसरी बात है कि कैसे बढ़ाया जाएगा, तो याद रखिए, ये एक बार राष्ट्रपति उद्घोषित करेगा, एक बार इसे राष्ट्रपति उद्घोषित करेगा, एक बार इसे राष्ट्रपति उद्घोषित करेगा, दोबारा इसे राष्ट्रपति समाप्त करेगा। इसकी सीधे उद्घोषणा होगी और समाप्ति होगी, बीच में कोई संसद का रोल नहीं है। हाँ, बस एक बार संसद अनुमोदन करेगा, नहीं, इसे बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी।
और सीधी सी बात है, संसद को बिला वजह क्यों काम दिया, बार बार बढ़ाओ। भाई कोई समस्या है तभी राष्ट्रपति ने इसे घोषणा की है, तो राष्ट्रपति समाप्त कर देगा। इसकी समाप्ति में संसद की भूमिका नहीं है, इसको बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो लॉजिकल इसका मतलब हो गया, इसे 6-6 महीना ये सब बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे बार बार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये क्लियर कट मामला है। इसे हम बार बार एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे कि हम 6 महीने बढ़ाए, फिर 6 महीने बढ़ाए, फिर 6 महीने बढ़ाए, और नहीं तो जो बार बार बढ़ाने की आवश्यकता। लेकिन लागू होते समय तो भाई संसद का अनुमोदन चाहिए। तो बस एक बात है, संसद का अनुमोदन कहाँ चाहिए? जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा हुई, जैसे आपातकाल की उद्घोषणा हुई, तो स्वाभाविक रूप में 2 महीने के भीतर, यानी यहां पर ये पूरी बात कैसी है, बिल्कुल 356 जैसी। 2 महीने के भीतर दोनों सदन सामान्य बहुमत से सामान्य बहुमत से 2 महीने के भीतर दोनों सदन सामान्य बहुमत से प्रस्ताव का अनुमोदन करें। दो महीने के भीतर दोनों सदन सामान्य बहुमत से प्रस्ताव का अनुमोदन कर दें, और अपने आप में फिर ये वित्तीय आपातकाल चलता रहेगा। लेकिन फिर वही बात है, अगर लोकसभा बीच में विघटित हो गई, फिर वही ऑप्शन है, यदि 2 महीने के भीतर लोकसभा विघटित हो गई, जो रेयर कंडीशन है, लेकिन अगर लोकसभा विघटित हो गई तो फिर वही बात है कि 2 महीने के भीतर राज्यसभा उसे अनुमोदित कर दे, और पुनर्गठित लोकसभा 30 दिन के भीतर। 2 महीने के भीतर सामान्य बहुमत से राज्यसभा अनुमोदन कर दे, और पुनर्गठित लोकसभा 30 दिन के भीतर पुनर्गठित लोकसभा 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन कर दे, तो स्वाभाविक रूप में ये माना जाएगा कि वित्तीय आपातकाल बना रहेगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। यानी एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी, एक बार तो परमिशन लेनी पड़ेगी, जो हर आपातकाल में है। बस वित्तीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में, दोनों में 30-30 दिन है। यहाँ 2 महीने है और 30 दिन है, बिल्कुल 356 जैसा। सामान्य बहुमत से दोनों कंडीशन में क्या होगी, सिंपल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत। यही देखिए 360 है, बड़ा सिंपल सा मामला है, जो पहले यही संविधान में था, और बाद में 356 में अगर चेंज किया गया, 360-52 में चेंज किया गया, तो परिणाम था 44वां संविधान संशोधन। इसलिए बच्चों, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास जितनी शक्तियां हैं, कुल मिला के मंत्रिपरिषद की ही शक्तियां हैं। और एक खास बात ध्यान देने की है कि राष्ट्रीय आपातकाल में अब एकात्मक शक्ति दी गई है। राज्यपाल को आपातकाल जैसे लागू करने की कोई शक्ति है ही नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करेगा। राज्यपाल रिपोर्ट दे सकता है, उस पर अंतिम निर्णय का अधिकार किसका है, राष्ट्रपति का। इसलिए कहा भी जाता है हमारे संघवाद में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, लेकिन वो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए ही आपातकालीन परिस्थितियां हैं। इसी के साथ हम राष्ट्रपति का अध्याय समाप्त कर सकते हैं। अगर आप देखो, थोड़ा उपराष्ट्रपति के बारे में बता दें, उसके बाद आप सवाल पूछ लेना। तो मुझे लगता है राष्ट्रपति इतना ही है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहो तो आप सवाल पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हम उपराष्ट्रपति की बात कर लें।
अच्छा, तो बच्चे ये हो गया है। किसी बच्चे ने पूछा फाइनेंशियल से टैक्स देना होता है। अरे बच्चे, टैक्स तो देना पड़ेगा। अब बताओ, टैक्स में नहीं दोगे सरकार कैसे काम करेगी? तो टैक्स से छूट नहीं है। अब सरकार उस समय हो सकता है बजट में कोई छूट ला दे हो, लेकिन संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे। क्या राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लागू है? हाँ, अरे देखो, राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लागू नहीं हो सकता बच्चों। अब राष्ट्रपति शासन भाई, एक पूरे 28 राज्यों में एक ही साथ संविधान का तंत्र नहीं चलेगा। कुछ लॉजिकल समझा करो। तो मेरे बच्चों, संविधान के तंत्र की विफलता पूरे साथ है। लेकिन हमारे 1977 में ऐसा हुआ था कि 9 राज्यों में एक साथ 356 लागू कर दिया गया था। बड़ा ऐतिहासिक मामला था। 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से रिपीट कर दिया था। कारण ये था, कारण पूरा क्या था? पॉलिटिकल। वो एक आपराधिक मामला था, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में हार गई। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, वहाँ 356 लगा दिया गया। जो संघवादी भावना का दुरुपयोग है बच्चों, क्योंकि विधानसभा में लोकसभा में हारना विधानसभा से जाने की गारंटी नहीं है। विधानसभा लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। ये दुरुपयोग था। किसी बच्चे ने पूछा वित्तीय साख क्या होती है? समर्थ। अरे मेरे बच्चे, मैंने पहले बता दिया है। वित्तीय साख का मतलब समर्थ किसी 100 रुपये मांग के देख लेना। और कोई 100 रुपये तुमको दे दे, समझ लेना हमारी वित्तीय साख है। मना कर दे, समझ लेना कोई क्रेडिट नहीं है। अरे मेरे बच्चों, जितने बड़े बिजनेसमैन होते हैं सब लोन से पैसा लेते हैं। और लोन पैसा, बैंक पैसा देने के लिए क्रेडिट देखती है। अब बैंक देखेगी कि यार आपने 4 बार पैसा लेकर डिफॉल्टर हो गए हो, तो लोन बैंक अठन ही नहीं देगा। अच्छा, अरे मेरे बच्चों, ऑफलाइन क्लास देखो कुछ मजबूत जल्दी शुरू हो जाएगी। ये आप हमेशा, खान सर ने भी आपको बता दिया है कि ऑफलाइन क्लास कुछ ऐसी समस्याओं के कारण थोड़ा रुका, अदर वो जल्दी शुरू हो जाएगी। वो हमारी प्राथमिकता भी है। तो ऐसा, ये बच्चों, मतलब हम शौकिया नहीं चला रहे हैं। मैंने तो खुद ही कह दिया यार कि मैं ऑफलाइन में पढ़ाना चाहता हूँ। तो हम कोई से शौकिया काम नहीं कर रहे हैं, या हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, कई बार विकल्प हमारे पास नहीं बचता। जल्दी आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, चिंता मत करो। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? अरे मेरे बच्चे, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा? अच्छा, ये बात बता दे आपको। और संयोग की बात है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किन आधारों पर लगाया जाएगा बच्चों? ये है संविधान का उल्लंघन, ना वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कौन सा ऐसा काम है जिसके आधार पे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, वायलेशन, संविधान का उल्लंघन। आर्टिकल 61 बात लिखी गई है। और बच्चों, संविधान का उल्लंघन, इसका मतलब है राष्ट्रपति मंत्री परिषद से सलाह मानने से इनकार कर दे, लोकसभा को मनमानी रूप में भंग कर दे, यही संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। आप जानते हैं कोई बात तो हमारे संविधान में परिभाषित होती नहीं। इसका मतलब है, इसका सीधा मतलब है कि संविधान के उल्लंघन पर उसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकता है। और जरा सोच देखो, संविधान के उल्लंघन पर अगर महाभियोग लगाया जाएगा, जरा देखो फिर क्या होगा। और एक खास बात देखो, कभी कंपैरिजन करके देखना। हम न्यायपालिका, इसी के बाद न्यायपालिका शुरू करेंगे। और न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? अगर न्यायाधीश को हटाना होता है तो आधार क्या है? असमर्थता और कदाचार। जरा सोच के देखो, राष्ट्रपति को हटाने के लिए असमर्थता कदाचार आधार नहीं, इसे कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, एक को दूसरे जोड़ के। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या आधार है? संविधान का उल्लंघन। और दोस्तों, और न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या है? कदाचार और असमर्थता। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति असमर्थ हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यायाधीश असमर्थ नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति कदाचार कर भी नहीं सकता, क्योंकि स्वाभाविक रूप में उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है। राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति तो है नहीं। इसलिए कह दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन न करे। बस यही बात स्पष्ट है। अच्छा, दूसरा, अब अगर संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करेगा तो कैसे किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है? जो आर्टिकल 61 बात कही गई, किसी सदन में महाभियोग का, ये लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में। अमेरिका में तो ऐसा है कि केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाएगा, सीनेट हमेशा जांच करेगी।
भारत में ऐसा है, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त है उस सदन के एक चौथाई सदस्य, उस सदन के 1/4 मेंबर, एक चौथाई सदस्य राष्ट्रपति 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 एक चौथाई सदस्य राष्ट्रपति को हटाने की मांग करें। एक चौथाई से राष्ट्रपति को हटाने की मांग करें और ये स्पीकर को ये बात कहेंगे, राज्यसभा के सभापति को अपना याचिका देंगे कि भाई 1/4 मेंबर के द्वारा हम हटाना चाहते हैं। लेकिन जब अब यानी लोकसभा में लाना है तो लोकसभा का 1/4, राज्यसभा में लाना राज्यसभा का 1/4। इसका मतलब बच्चों, आप इस आधार पे नहीं कहोगे कि 1/4 अगर मेंबर तैयार हो गए, आप क्या कहोगे कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा? नहीं। देखो, सदन में कोई काम को स्वीकार करना अंतिम अधिकार किसका है? अंतिम अधिकार स्पीकर का, सभापति का है। इसे सदन में कोई काम बिना स्पीकर और सभापति की मर्जी से नहीं होता। तो 1/4 मेंबर कह दें और तुरंत स्पीकर मान लेगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर अब देखो, अगर मान लो कि स्पीकर या सभापति ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो फिर लोकसभा में जिस सदन में लाया गया है, प्रथम सदन में कार्यवाही चलेगी। कार्यवाही चलेगी और राष्ट्रपति को उपस्थित होने का अधिकार होगा। राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है अपना बचाव के लिए। भाई, राष्ट्रपति जो आरोप लगाया गया है, तो राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है ये कहने के लिए कि भाई हमारे ऊपर लगाए गए आरोप गलत है, या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है। प्रतिनिधि के माध्यम से अपना बचाव कर सकता है। लेकिन संयोग से अभी तक भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं, तो अपना बचाव कर सकता है। मानना न मानना हो तो संसद की जिम्मेदारी है, मानना न मानना संसद की जिम्मेदारी है। और उसके बाद क्या होगा, ये दोनों सदन, प्रत्येक सदन अलग अलग, लोकसभा अपनी कुल सदस्य संख्या और राज्यसभा दोनों सदन पृथक पृथक रूप में अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करें। बात ध्यान सुनना है, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें तो राष्ट्रपति का पद खाली मान लिया जाएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। जिस दिन दूसरा सदन, यानी बात याद रखना है, पृथक रूप में पारित करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। एक बात को पढ़ने का लॉजिकल दूसरा मतलब होता है। इसके लिए दूसरा अपने आप में सदन, और बहुमत कैसा चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 2/3। इसका मतलब है 543 का 2/3 और 245 का 2/3। ये बहुमत चाहिए, 543 का 2/3 और 245 का 2/3। बाकी और कोई शर्त नहीं है। इसे राष्ट्रपति को हटाने का बड़ा कठोर बहुमत। इसका मतलब ये हो गया, कोई एक पार्टी अकेले चाहे राष्ट्रपति को हटा दे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप समझ लो, 543 का 2/3 360 प्लस जाएगा। 360 मेंबर इकट्ठा कर लोकसभा में बहुत कठिन काम है। इसलिए बच्चों, राष्ट्रपति से उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्षता से काम करेगा, सही काम करेगा, जिससे स्वाभाविक तौर पर उसका पद प्रभावी रूप में बना रहे। इसलिए देखो बच्चों, राष्ट्रपति को हटाने का तरीका है ये। राज्यपाल के मामले में बात अवेलेबल नहीं होती। राज्यपाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर इंतकाम करता है, और इसीलिए जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसे हटाने वाला कोई नहीं होता, उसका पद अपने आप खाली हो जाता है। ये तो आप जानते हो, अगर किसी को महाभियोग से हटा दिया गया, उसके पहले राष्ट्रपति ने जो भी काम किए हैं वो अपने आप में अवैधानिक नहीं होते, उनका मत तो बना रहेगा। और महाभियोग चलना का मतलब है कोई क्रिमिनल कार्यवाही नहीं है। अरे दोस्तों, इतने पद पर बैठे व्यक्ति को हटा देना, ये भी तो अपने आप में बड़ा चैलेंज ही है। यही दोस्तों,
राष्ट्रपति को हटाने का तरीका है। किसी बच्चे ने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। लेकिन कुछ बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तो अपने ही प्रश्न काल में लगे रहते हैं। अब ये बड़ी विडंबना होती है बच्चों, ऑनलाइन क्लास की बड़ी विडंबना होती है, क्योंकि टीचर को ठांसने का मौका मिलता नहीं। तो बच्चे मेरी बात सुनने के बजाय अपनी ही बात करने लगते हैं, इसलिए फिर जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं सुन रहे हैं, आपस में ही कन्वर्सेशन किए हुए हैं। तो ये बड़ी विडंबना है बच्चों, क्या करोगे। किसी बच्चे अटॉर्नी जनरल बता दीजिए, अब बता दूंगा बच्चों, अगर न्यायपालिका माने दोगे तब तो जो हमने नहीं बताया उस पर ध्यान मत दो, जो बताए उस पर ध्यान दो। अब इसको उसको तो पढ़ो अच्छे से, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। और अब देखो किस तरीके से पीटी में बेसिक सवाल आते हैं, बार बार देख लो और किताब को देख लेना, सारी प्रश्न सारे क्लास से किताब से सारे प्रश्न आ जाते हैं। आपको पता चलेगा कि बेसिक बात पढ़ोगे और पीटी का प्रश्न आप देख लो। किसी बच्चे ने पूछा, सर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन क्यों। राष्ट्रपति शासन अभी मणिपुर में कहाँ लगा है मेरे बच्चे। अभी अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है। क्यों लागू नहीं हुआ। अरे भाई वहां संविधान का तंत्र विफल थोड़े है भाई, हिंसा हो रही कहीं। अब कहीं माओवाद आ जाए, छत्तीसगढ़ झारखंड में तो लंबे समय तक माओवाद रहा, फिर तो वहां हमेशा 356 होना चाहिए था। 356 संविधान के तंत्र की विफलता पर होगा। 356 लगाया जाता है। इस बीच राज्यपाल किसी पार्टी को सरकार बनाने आमंत्रित कर सकता है। अरे मेरे दोस्तों, जब तक विधानसभा भंग नहीं है तब तक कोई सरकार बन सकती है। हाँ, विधानसभा भंग हो जाएगी, उसके बाद नया चुनाव करवाना पड़ेगा। और अगर आपको याद होगा, बोमई केस हमने संघवाद में आपको बता भी रखा है कि ऑप्शन क्या क्या होना चाहिए। किसी बच्चे ने पूछा माओवाद क्या है। अरे मेरे बच्चे, माओवाद क्या है। मार्क्स का एक अनुयायी था। माओवादी का मतलब मार्क्सवादी होता है, जो दुनिया में पूंजीवाद के विरोधी होते हैं, और वो कहते हैं कि बंदूक तमंचे पर हम डिस्को करेंगे, सारी विषमता खत्म कर देंगे और हिंसा से सबकी जमीन छीन लेंगे, और इसीलिए पूरी दुनिया में फेल हो गए। और दुर्भाग्य की बात तो यह है, माओवाद चीन में नहीं रहा, नेपाल इंडिया में आ गया। जहां से उत्पन्न हुआ था उसने माओवाद को छोड़ दिया और माओवाद को हमने पकड़ लिया। किसी पूछे क्या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानता बनी रहती है। अरे मेरे बच्चे, कैसी बात कर रहे हो। अरे घर में भी असमानता होती है यार। दुनिया में असमानता खत्म कर दोगे, ये भी राम राज्य की सपना है। बस ये देखो, असमानता न्यूनतम होनी चाहिए। आप याद रखना बच्चों, दुनिया में अब शाहरुख खान के पास 6,000 करोड़ की संपत्ति है, तो उसके लिए डिजर्व करते हैं भाई। शाहरुख खान जितना मेहनत कौन करेगा। अब यहाँ बच्चे क्लास में भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, संपत्ति विषमता दुनिया में खत्म कर दोगे, ये कल्पना ही आज तक हो नहीं पाई। हाँ, बस ये कर सकते हैं, विषमता न्यूनतम कर सकते हैं। और ये मार्क्सवाद क्या मानता है, जो गरीब है केवल उस समाज ने शोषण किया। बच्चों, ये हो सकता है, लेकिन कई लोग अपने कारण से गरीब होते हैं। अगर पढ़ने वाला बच्चा नहीं पढ़ेगा, ऐसे चैट करता रहेगा, तो फिर गरीब होगा, गरीबी रेखा के नीचे हो जाएगा। अब उसके लिए फिर वो कहेगा कि हमें रोज नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये सब केवल अपनी विफलता को बहाने के तरीके हैं बच्चों। इसलिए अब यंग एज है, देखो, मेहनत करो, हार्ड वर्किंग करो, चैट में लगे हो आपस में। किसी में सर मैं उलझन में हूँ, संसद के सदस्य कार्यपालिका में कौन आएंगे, व्यवस्थापिका में कौन आएंगे, इस उलझने की बात नहीं मेरे बच्चे। याद रखना, हमारे संसदीय शासन है। जो मंत्री हैं वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका दोनों में आएंगे, क्योंकि संसदीय शासन है। लेकिन सांसद केवल, जो मंत्री नहीं है वो केवल सांसद व्यवस्थापिका में आएंगे, और जो मंत्री हैं वो व्यवस्थापिका कार्यपालिका दोनों के भाग होंगे। इसमें उलझने कोई बात नहीं है। किसी बच्चे ने लोकतंत्र विकास साथ साथ चल सकता है। हाँ, चल सकता है बच्चों, भारत में चल ही रहा है। और देखो, यूरोपीय देशों में तो ऐसा हुआ है। अब कौन सा सवाल है। लोकतंत्र साथ ही चलते हैं क्यों। अच्छा मेरे दोस्त, देखो, लोकतंत्र विकास साथ चलते हैं भाई, विकास का मतलब सबका साथ सबका विकास। लोकतंत्र में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। अगर चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त न हो तो, मतलब सवाल मेरे बच्चों, गठ क्या, अरे तो गठबंधन के बाद क्या, गठबाद भी क्या होगा, गठबंधन के बाद क्या होगा। अब मुझे लगता है
ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन वालों का भी डाउट। अरे मेरे बच्चों, ऑनलाइन वालों का ध्यान सुनो, केवल ऑनलाइन वाले चैटिंग करते रहते हैं। ये डाउट आउट तो बेकार चीज है, बस सुनते हैं नहीं बच्चे की बात, बस अपने आप में चैटिंग करते रहते हैं। अरे एक बार बात सुन लो, अच्छे से पढ़ लो, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। पहले सुनना सीखो बच्चों। तो अब हम शुरू करेंगे न्यायपालिका। सर साइड हो, अच्छा साइड में कितनी बार साइड करवाओगे यार मुझे? अब बताओ, साइड में लिख लो फटाफट। हाँ, किसी बच्चे ने, बस सब सब चैट नहीं करते, हाँ मैं बच्चों सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो जो करते हैं उनको भी कह रहा हूँ। अरे मेरे बच्चों, जब पढ़े लिख लिए अच्छे से, अभी जवानी में दंदना कर आगे बढ़ो, हनुमान जी की तरह पहाड़ तोड़ दो। नहीं फिर बताओ, किसी से पूछोगे सर से पढ़े हैं, इसे घूम रहे हो? बेइज्जती पेरेंट्स की और टीचर की खूब होती है। ये बताओ सर ने क्या पढ़ाया होगा, ये बच्चा पास नहीं कर रहा है एग्जाम। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट बता देते हैं बच्चों। देखो वाइस वाइस प्रेसिडेंट बता दें आपको, फिर हम न्यायपालिका कल शुरू करेंगे। जरा आपको वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं। उपराष्ट्र नहीं, उपराष्ट्रपति। देखो बच्चों, उपराष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली। राष्ट्रपति का अब कंपैरिजन करके पढ़ो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य। याद रखना, सभी सदस्य, केवल निर्वाचित नहीं। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर चाहे त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को, तो चाहे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। और मूलतः उपराष्ट्रपति किस रूप में काम करता है? संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति की भूमिका क्या है? राज्यसभा के सभापति। अब यहां देखना बच्चों, अब ये कंपैरिजन करने की बात है। जो काम लोकसभा के सभापति का होता है, वही जो काम लोकसभा के स्पीकर का है, वही राज्यसभा के सभापति का है। यानी संविधान के हिसाब से वो राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन लेता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। बस स्पीकर और इस यानी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा से फर्क ये है, स्पीकर हाउस का मेंबर होता है, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, फिर भी सभापति होता है। अब राज्यसभा का सभापति होगा, सारे काम वही करेगा स्पीकर जैसा। बस यही बात कम, यानी राज्यसभा का सभापति क्या करेगा? राज्यसभा का संचालन करेगा। राज्यसभा सचिवालय का प्रशासनिक पदाधिकारी है। राज्यसभा का संचालन करेगा, प्रशासनिक पदाधिकारी है, और वह दल बदल का, राज्यसभा में दल बदल का निर्धारण भी करेगा। यानी जो काम बोलते स्पीकर करता है, बस वो संयुक्त बैठक का अध्यक्षता नहीं करेगा और धन विधेयक को प्रमाणित नहीं करेगा। ये उसके दो काम है जो स्पीकर जैसे नहीं है। अब यहाँ देखो बच्चों, एक जगह पढ़ी गई बात को लॉजिकली दूसरे जगह अप्लाई करते हैं, तभी तो बात बनती है कि जो राज्यसभा सचिवालय का अध्यक्ष होगा वो सदन का संचालन करेगा। संचालन का मतलब कौन सा विधेयक लाया जाए, कौन सा संकल्प, कौन सा प्रस्ताव, ये सब कौन तय करता है? उपराष्ट्रपति।
अगर कोई राज्यसभा का मेंबर एंटी डिफेक्शन का शिकार हो गया, कौन तय करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति करता है। यानी पूरा लोकसभा स्पीकर के सारे काम को रिप्लिकेट कर दीजिए। बस दो काम मैंने बताए कि राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी नहीं करता, क्योंकि वो सदन का सदस्य नहीं है। और दूसरी बात, और वैसे भी नहीं करेगा बच्चों, संयुक्त बैठक में तो हमेशा लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है, तो राज्यसभा का सभापति अगर अध्यक्षता करेगा तो इलॉजिकल है। और धन विधेयक को प्रमाणित नहीं करता। बाकी सारी बात वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते करता है। दूसरा जो बच्चों देखोगे कि राष्ट्रपति की और भूमिका है कार्यवाहक, उपराष्ट्रपति की और भूमिका है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और सच मानो, हर उपराष्ट्रपति यही चाहता है कि उप हट जाए, एक्टिंग प्रेसिडेंट। और क्योंकि दोस्तों अभी तो उपराष्ट्रपति का न तो कोई घर है, वही को राष्ट्रपति के पास काम नहीं है। महल तो बहुत शानदार है, राष्ट्रपति भवन अपने आप में आलीशान है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है वो उपराष्ट्रपति का ना कोई काम है ना कोई भवन है। अगर सोच के देखो, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान, उपराष्ट्रपति कौन सा प्रधान? जरा सोच के देखो। इसी उपराष्ट्रपति कंडीशन बड़ी अटपटी है। अमेरिका में एक कहावत है कि उपराष्ट्रपति का पद ऐसा है जहां कोई थूकना भी नहीं चाहता। तो सोचो अब दोस्तों, तो अब ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसलिए भी उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा है कम से कम एक भैया अच्छा सा सेंट्रल विस्टा जब बन रही तक अच्छा भवन तो बनवा दो, काम नहीं दिए भवन तो दे दो। इसे उपराष्ट्रपति चाहता है कि यार काश 2-4 दिन राष्ट्रपति भवन मिल जाए। और वो उपराष्ट्रपति सबसे भाग्यशाली होता है जिसे राष्ट्रपति पद मिल जाता है। कई ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति पद नहीं मिल पाया और बाद में पता चला कि वो उपराष्ट्रपति से रिटायर होंगे। दोस्तों हार्ट अटैक आ गया, मर गए। तो उपराष्ट्रपति का पद अपने आप में बड़ा अजीब सा, हमने बता दिया वैसे संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति सिग्नेचर तो करता है। सारी पार्टी राष्ट्रपति, अभी देखो नई सरकार बन रही थी, सारा पार्टी राष्ट्रपति भवन में हो रही है। उपराष्ट्रपति बेचारा देख रहा है कि भाई हमारे यहाँ कोई पार्टी वोटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अब होती ही नहीं। तो अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा अरे मेरे बच्चे कैसी, अरे जब राष्ट्रपति के चुनाव होने के समय कोई विधानसभा भंग हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव होगा। ये सब मैंने बता भी दिया है पहले। किसी बच्चे ने पूछा उपराष्ट्रपति भूमिका क्यों की गई? अब राज्यसभा इसलिए कर दी गई। और दूसरी बात है, राज्यसभा इसलिए कर दी गई, अब मान लो राष्ट्रपति का पद, देखो सिंहासन खाली नहीं होना चाहिए। कभी अगर उपराष्ट्रपति नहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कम करेगा, पहला जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति कार्य करने में समर्थ न हो, दोनों बातें संविधान में लिखी गई हैं। राष्ट्रपति अपना कार्य करने में समर्थ न हो, ये दो कंडीशन है। कार्य करने में समर्थ न हो उसका मतलब है तो, लेकिन काम नहीं कर सकता। रिक्त होने का मतलब है या तो उसने त्यागपत्र दे दिया है, ऐसी मूर्खता वाला काम कोई नहीं करेगा, या तो इसकी मृत्यु हो गई है, या तो उस पे महाभियोग लगा दिया गया है। बच्चों तभी तो पद रिक्त होगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के तो ये आधार है या तो त्यागपत्र दे दिया हो, आज तक इसे नहीं दिया है। अरे भाई सबसे बड़ा पद मिल जाए और त्यागपत्र कोई दे दे, तो बच्चों ये तो होना ही चाहिए। किसी मृत्यु हो जाए, हाँ ऐसा हुआ है, और 2 संयुक्त से राष्ट्रपति रहे हैं, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति बनने के बाद इतनी खुशी मिल गई कि खुशी में गड़बड़ा गया मामला। किसी बच्चों ने बहुत दुखी होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। बहुत दुखी होने मामला गड़बड़ा जाता है, खुश होने मामला गड़बड़ा जाता है। और दूसरा महाभियोग आज तक किसी के ऊपर लगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ने कोई गड़बड़ी की नहीं। तो पद इस तरीके से मृत्यु के कारण रिक्त हुआ था। जब मृत्यु कारण रिक्त हुआ था तो स्वाभाविक रूप में उस समय के उपराष्ट्रपति ने तो बीबी गिरी को काम करने का मौका मिला था कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को सारा वेतन भत्ता राष्ट्रपति का मिलेगा बच्चों। तो आप कहोगे राज्यसभा के सभापति का भी? उत्तर है नहीं।
अरे एक साथ दो दो पद पे कोई थोड़े हो सकता है। तो और आप दूसरी बात देखो, राष्ट्रपति कार्य करने में समर्थ न हो तो कब हो सकता है? कहीं लंबी विदेश यात्रा पे चला जाए, बीमार पड़ जाए, तो ऐसा संभव है। विदेश यात्रा पे चला जाए, बीमार पड़ जाए, तो ऐसे समय राष्ट्रपति अब खुद उपराष्ट्रपति से कह सकता है कि भाई कुछ दिन राष्ट्रपति भवन में रहो, जरा हमारा काम देख लो। अब इसकी समय सीमा कोई संविधान में नहीं है कि आप कहें सर कितने महीने, 2 महीने, 4 महीने, कोई समय सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, अमेरिका चले गए ट्रीटमेंट के लिए, बीमार थे, उस समय उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो 10-20 दिन खूब मौजे मौजा हुआ बच्चों, उसके बाद फिर आके भगा दिए गए। तो बच्चों यही उपराष्ट्रपति, बड़ा सिंपल से उपराष्ट्रपति है। और आप कहोगे हटाने का आधार क्या है? तो बच्चों हटाने का आधार क्या है? कुछ नहीं है, जब कोई काम ही नहीं, हटाने का आधार क्या होगा? और उपराष्ट्रपति को ठीक वैसे हटाया जाता है जैसे लोकसभा स्पीकर को। बस फर्क ये है, उपराष्ट्रपति को हटाता कौन है? पहले प्रस्ताव पारित होगा राज्यसभा से, बाद में उसे लोकसभा भी प्रमाणित करेगी। बात ध्यान रखने की है, क्योंकि दोनों सदन से निर्वाचित होता है। स्पीकर केवल लोकसभा से चुना जाता है, चयनित होता है, चूज किया जाता है, इससे उसे हटाने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। राज्यसभा का सभापति दोनों सदन से चयनित होता है, इसलिए राज्यसभा विशेष बहुमत से हटाएगी, जिससे लोकसभा सहमत होनी चाहिए, यानी लोकसभा का भी सामान्य बहुमत चाहिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। और कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लोकसभा और राज्यसभा के 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक होने चाहिए, यानी 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए जो एक तरफ साइन करे, 20 एक तरफ। तो दोस्तों इतना ही है, इतनी बात है उपराष्ट्रपति का। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो कल से हम शुरू करेंगे न्यायपालिका, जो हमारे पॉलिटी का अंतिम टॉपिक है। किसी बच्चे ने थर्ड पॉइंट एक बार और बता दिए, कौन सा थर्ड पॉइंट है मेरे बच्चे? दल बदल का निर्धारण, ये शायद थर्ड पॉइंट बता रहा है। हाँ थर्ड पॉइंट तो यही है, दल बदल का निर्धारण। तो मेरे अरे दल बदल का निर्धारण मैंने बता दिया है, पूरा बता दिया विस्तार से। तो मेरे आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम कल से शुरू करेंगे न्यायपालिका। थैंक यू बच्चों।